फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम लोग जो क्या कर रहे थे, रेलवे का जो हमारा पेपर था 2025 में, जो एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था। एक शिफ्ट मैंने डिस्कस कर ली तुम्हारे साथ, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये जो है सेकंड शिफ्ट है, मतलब जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी ना, तो हमारा पेपर हुआ था 28 जो है अप्रैल को, है ना। तो इसकी जो है अभी नेक्स्ट शिफ्ट है, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। और देखो बच्चों, रेलवे का एग्जाम बहुत ही जल्द तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तो लगे रहो, बड़े तरीके से प्रेपरेशंस करो बच्चों। और प्रेपरेशंस के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स हैं और ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो, क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल है हमारा माओ बी इनहिबिटर। सिंपल क्वेश्चन किससे है भाई, तुम्हारा एंटी पार्किंसंस वाला जो क्लासिफिकेशन तुम पढ़ते हो, है ना, वहां से है। माओ बी इनहिबिटर में हमने सिलिजिलिन को पढ़ा है। किसको पढ़ा? सिलिजिलिन जो होता है हमारा माओ बी इनहिबिटर, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दे रखा है ना। बाकी डोपामिनर्जिक जो एगोनिस्ट होते हैं, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में हमने पढ़ा है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल और प्रामिपिक्सोल, है ना। ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। एमेंटाडिन डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। डोपामिन का प्रिकर्सर जो होता है वो आपका लीवोडोपा होता है। कॉम्ट इनहिबिटर जो होता है कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर में टोल कैपोन एंटाकैपोन होता है। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में बच्चों आपका कार्बिडोपा बेंजीराजाइड आता है। ये सारे के सारे तुम्हारी जो है पार्किंसंस वाले ड्रग जो है उनमें है। तो माओ बी इनहिबिटर जो है उसमें आपका सिलिजिलिन आता है। ऑप्शन 3 सिंपल सा हमारा करेक्ट हो गया, है ना। कह रहा जेनेटिकली एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल, है ना। तो ये जो है जेनेटिकली एबनॉर्मल रिएक्टिविटी जो होती है। हाइपर सेंसिटिविटी बच्चों नहीं होती, इंटॉलरेंस नहीं होता, इडियोसिंक्रेसी आता है, जो कि टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में, बिजारे रिएक्शंस में बच्चों आपकी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आती है। जेनेटिकली डिटरमाइन एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल, है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये इडियोसिंक्रेसी करेक्ट है। सिंपल हमारा जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है और ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस पे कई बार क्वेश्चन बना है। बाकी पॉइजनिंग भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट है ना। अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होते हैं? तो हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक प्लेनर प्लस 4π+2 उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? 4n+2π। ये 4n+2π याद रखना। इसके लिए तुम ऑप्शन 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कह रहे ये जो रूल है हक्कल्स रूल, तो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, विद ए फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, वो एरोमेटिक होता है, और उसमें स्पेसिफिक नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन, जो फॉर्मूला 4n+2π इलेक्ट्रॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड नो नेगेटिव इंटीजर 1 2 3 4 ये सब होता है। ओके, एपेटाइट स्टिमुलेंट को क्या कहोगे भाई? जो तुम्हारी एपेटाइट को स्टिमुलेट करा रहे हैं। एपेटाइट स्टिमुलेट होगी, वेट गेन होगा। तो वैसे तो तुम ना बहुत सारी हमारी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ते, जैसे कि तुम्हारे टीसीएज होते हैं बच्चों, टीसीएज है ना, वेट गेन करा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कई जगह पे ये एपेटाइट को स्टिमुलेट कराना बेनिफिशियल भी होता है, जैसे कि सीवियर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो, जैसे कि कैंसर में, एड्स के पेशेंट्स में, है ना, वो कैचेक्सिया जो होता है, बिल्कुल वीकनेस बहुत ज़्यादा जाती है, तो वहाँ पर एपेटाइट स्टिमुलेंट भी यूज़ करे जाते हैं, है ना। तो कह रहे कि इनका और क्या कहोगे इन्हें? एंटी एंजिनल एजेंट्स नहीं कहते भाई, म्यूटाजेनिक भी नहीं कहते, कोलिनर्जिक भी नहीं कहते, इनके लिए टर्म है ऑरिक्सीजेनिक। ऑरिक्सन जो एपेटाइट को स्टिमुलेट कराएंगे ऐसे एजेंट्स, और ये जो है ऑरिक्सीजेनिक एजेंट्स, ऑप्शन जो है तुम्हारा 3 करेक्ट हो गया। कह रहे ऑरिक्सीजेनिक क्या है? एपेटाइट को स्टिमुलेट कराते हैं। ये ड्रग हो सकती है, हार्मोन हो सकता है, कंपाउंड जो इंक्रीज कराएंगे तुम्हारी एपेटाइट को, इंड्यूस कराते हैं हाइपरफेजिया, है ना। तो ये मेडिकेशन से नेचुरल एक्टिंग न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन, जैसे कि ग्रेलिन होता है एक, ऑरिक्सिन होता है, न्यूरोपेप्टाइड वाई होता है। ओके, जो क्या करते हैं? हंगर को बढ़ाते हैं और इंक्रीज कराते, देयरफॉर एनहांस फूड कंजप्शन, है ना। यूजुअली एपेटाइट एनहांसमेंट कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट है बहुत सारे ड्रग्स का, मैं तुमको बताया, जैसे कि तुम्हारा टीसीएस करा देते हैं तो वेट गेन हो जाता है उससे, है ना। बट कभी कभी ये बेनिफिशियल होता है। ड्रग में भी प्रिस्क्राइब सोलिली, इस पर्पस के लिए कोई ड्रग भी प्रिस्क्राइब करी जाती है एपेटाइट को स्टिमुलेट कराने के लिए, है ना। जब पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर एपेटाइट लॉस और मसल वास्टिंग ड्यू टू सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से, एनोरेक्सिया की वजह से, ओल्ड एज, कैंसर या एड्स। ओके,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ड्रग इज यूज एज एपेटाइट स्टिमुलेंट इन कैंसर कैचेक्सिया। तुमसे पूछ लिया कैंसर का कैचेक्सिया हो रखा है तो एपेटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए किसको यूज करोगे भाई, टोपिरामेट को यूज करोगे, लोर कैसिरिल को, फैंटरमीन को, मिजेस्ट्रोल एसिटेट को। देखो तीनों तो है अपना जो है वेट लॉस कराते तीनों ड्रग्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तुम्हारा है, ये है मिजेस्ट्रोल एसिटेट को यहाँ पर हम एपेटाइट को स्टिमुलेट कराने के लिए कैंसर कैचेक्सिया में एपेटाइट को स्टिमुलेट कराना है तो हम मिजेस्ट्रोल एसिटेट को यहाँ पर यूज करेंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये जो मिजेस्ट्रोल एसिटेट क्या है, एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है, इसको एपेटाइट को बढ़ाने के लिए प्रिस्क्राइब करा जाता है एंड वेट गेन इन पेशेंट एक्सपीरियंसिंग, जहाँ पर क्या है सीवियर जो है कैंसर का कैचेक्सिया एचआईवी वास्टिंग सिंड्रोम, यहाँ पर जो है वेट बढ़ाने के लिए एपेटाइट को स्टिमुलेट कराने के लिए तुम क्या प्रिस्क्राइब करो, मेजेस्टेरोल एसिटेट जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है। कह रहे फॉलोइंग गैस यूज फॉर गैस स्टरलाइजेशन, तो गैस स्टरलाइजेशन तुमने पढ़ा है वहां पर कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में बना, है ना। तो ये जो है गैस स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है तुम्हारा, है ना। बाकी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं बच्चों। कह रहे शीर पाक ऑब्टेन बाय, शीर पाक है ना कैसे ऑब्टेन करते हैं, कह रहे प्लांट को बॉईल करोगे वाटर में फिर उसको फिल्टर कर लोगे, है ना। तो ये तो डिकॉक्शन में होता है ना ऐसा। फिर कह रहे प्लांट को इथेनॉल बॉईल करके डिकेंट कर लोगे, प्लांट को मिल्क में बॉईल करोगे और फिल्टर कर लोगे, या फिर इथेनॉल में बॉईल करोगे और फिल्टर कर लोगे। तो यहाँ पर मिल्क यूज होगा बच्चों, ये शीर पाक है इसमें बॉईल करेंगे हम मिल्क में और फिर फिल्टर करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, कह रहे शीर पाक आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होती है, एक मेडिकेटेड मिल्क की प्रेपरेशंस होती है। कैसे ऑप्टेन होती है, बॉईल करते हैं 1 पार्ट हर्बल ड्रग का 8 पार्ट ऑफ मिल्क में एंड 32 पार्ट ऑफ वाटर, रिड्यूस द मिक्सचर अंटिल ओनली मिल्क प्रोपोर्शन रिमेन्स, और मिक्सचर को फिर फिल्टर कर लेंगे। तो ये शीर पाक है जहाँ पर हमने ड्रग को बॉईल करा मिल्क के साथ में, ओके, है ना। और प्लांट को जब बॉईल कर रहे हो वाटर के साथ में फिल्टर करते हो, ये आपका क्वथा डिकॉक्शन जो बनता है यहाँ पर, ओके, वाटर बेस्ड प्रेपरेशन है, यहाँ पर जो है मिल्क यूज नहीं हो रहा। और प्लांट को इथेनॉल में बॉईल करोगे और डिकेंट कर लोगे, ये अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन होता है। और जब तुम ये फिल्टर करोगे तो ये भी आपका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड ही होता है। कह रहे एस्पिरिन एक्सर्टेट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाय, तो एस्पिरिन जो है इसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट कैसे एग्जर्ट शो होता है। देखो एस्पिरिन हमारे एंटी प्लेटलेट ड्रग है, तो एस्पिरिन तुमने पढ़ी है एंसेट्स में आती है, कोक्स को इनिबिट कराते हैं, सारे के सारे एंसेट्स कोक्स को रिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराते हैं, हमारे एस्पिरिन जो है इरिवर्सिबल तरीके से कोक्स को इनिबिट करा रही होती है, ओके। चलो भाई ठीक है, अभी ऑप्शन देखो, इनिबिट कराएगी फोस्फोडाइस्टेरेस, फोस्फोडाइस्टेरेस को इनिबिट करके साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देते हैं। ये वाले काम जो है एंटीप्लेटलेट ड्रग के तुम मैकेनिज्म पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो ये वाला काम तुम्हारी डाइपिरिडामोल करती है। डाइपिरिडामोल, क्या नाम है इस ड्रग का, डाइपिरिडामोल, ओके, ये कर रही होती है इस तरीके से काम। फिर कह रहे हैं कि इरिवर्सिबली हमारी कोक्स को इनिबिट कराएगी भाई तुम्हारी, तो एस्पिरिन करा देगी। एक्टिवेट कराएंगे प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होते हैं ना, ये आपके फिब्रिनोलिटिक्स जो होता है स्ट्रिप्टोकाइनेज, ये वो होते हैं। ब्लॉक P2 वाइटल रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग में मैंने तुमको बताया टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिलोर, प्रासुग्रिल, ये तुम्हारे क्या है P2 वाइटल ब्लॉकर है। एक GP सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट हो रहा है तुम्हारे एंटीप्लेटलेट ड्रग में, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारे एस्पिरिन ने कैसे एंटीप्लेटलेट इफेक्ट दिखाया, इरिवर्सिबल इनिबिट कराया हमारे साइक्लोऑक्सीजनेज को, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया हमारा, है ना। फिजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करने के फिजिकल मेथड में कौन कौन सा आता है, देखो कलर, ऑर्डर, शेप नहीं आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो गया, है ना। फिजिकल इवैल्यूएशन देखो मॉइस्चर कंटेंट है, विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट आता है बच्चों, सोल्युबिलिटी आता है, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू आता है, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, सब फिजिकल इवैल्यूएशन में आते हैं। और जो तुम्हारा ये है ना कलर, ऑर्डर, इन सबसे इवैल्यूएट करो, ये तुम्हारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जहाँ पर स्टडी करे ड्रग की सेंस ऑर्गन को यूज करके। तो इसमें क्या क्या कलर को तुम एनालाइज करते हो, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर जैसे कि टच, टेक्सचर, ओके। कह रहे फॉलोइंग मेथड नोट यूज फॉर एंजाइम के इमोबिलाइजेशन के लिए, देखो एंजाइम को इमोबिलाइजेशन के लिए बच्चों फिजिकल और केमिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं। फिजिकल में हमारा एड्सॉर्प्शन आ गया, जैसे एंट्रैपमेंट आता है ना। केमिकल में जो है ये आपका कोवलेंट बॉन्डिंग आता है,
कोवलेंट अटैचमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब आ जाएंगे। तो देखो लेकिन कॉम्प्लेक्सेशन यहाँ पर नहीं आता, नोट में कॉम्प्लेक्सेशन आ गया। फिजिकल एंट्रैपमेंट, नॉन कोवलेंट एड्सॉर्प्शन एंड डिपोजिशन और कोवलेंट अटैचमेंट सारे आते, तो नोट में कॉम्प्लेक्सेशन आ गया। एंजाइम इमोबिलाइजेशन टिपिकल अचीव थ्रू फिजिकल केमिकल मेथड्स है ना, कौन कौन से होते हैं? फिजिकल एंट्रैपमेंट होता है, एंजाइम को एंट्रैप करते हैं विद इन जेल या फाइबर नेटवर्क में, जैसे कि कैल्शियम एल्जिनेट्स। ओके, नॉन कोवलेंट एड्सॉर्प्शन डिपोजिशन में एंजाइम्स को कैरियर सरफेस से बाइंड करा देंगे वाया वीक इंटर एक्शन, जैसे कि इंटरेक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या वंडरवॉल फोर्स हो गए। कोवलेंट अटैचमेंट में कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं बिटवीन एंजाइम एंड सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्टेबल एंड ड्यूरेबल लिंकेज, है ना। तो आपके फिजिकल और केमिकल मेथड हो गए, फिजिकल में हमारा एड्सॉर्प्शन आ गया और एंट्रैपमेंट, और केमिकल में क्रॉस लिंकिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग आ गया। ओके, नेक्स्ट है विगरस एजिटेशन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। अगर तुम फिल्ट्रेशन के दौरान विगरस तरीके से एजिटेट करते रहोगे, है ना, तो उससे क्या होगा? पार्टिकल का कैप्चर बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, घटेगा। केक कॉम्पैक्शन रिड्यूस होगा, फ्लो यूनिफॉर्म नहीं, केक का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, और जो फिल्ट्रेट का क्लैरिटी बढ़ेगा नहीं, घटेगा ये भी। तो यहाँ पर जो होता है विगरस एजिटेशन अगर हम करेंगे तो केक कॉम्पैक्शन हो जाता है और रिड्यूस, बच्चों फ्लो कम हो जाएगा। तुम विगरस तरीके से मतलब बहुत तेजी से हम क्या एजिटेट कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के दौरान, है ना, स्टर करे जा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? फ्लोक्स जो होते हैं वो टूट जाएंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, है ना। तो जिससे क्या हो जाएगा? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, वाइडर रेंज ऑफ पार्टिकल साइज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? लीड टू लो पोरेसिटी, लो हो जाएगी, हाई फिल्टर के का रेजिस्टेंस हो जाएगा, फाइन पार्टिकल फिलिंग द पोर्स बिटवीन कोर्सर वंस, है ना। फिर मेक द केक मोर कंप्रेसिबल एंड प्रोन टू कॉम्पैक्शन, इंक्रीज रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कॉम्पैक्शन बढ़ जाएगा, रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू पास थ्रू द फिल्टर मीडियम, जैसे कि जो है फ्लो रेट, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? केमिकल पोटेंशियल जो होता है म्यू, है ना, ये केमिकल पोटेंशियल है बच्चों म्यू ऑफ ए कंपोनेंट इन अ सिस्टम। इसको कैसे डिफाइन करोगे? पार्शियल मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, या मोलर पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी। बच्चों तुम्हारा ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर क्या कह रहे हैं? 7.045 को राउंड ऑफ करना है बच्चों तुमने, है ना। 7.0 सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको राउंड ऑफ करके देखो। 7.04 तो नहीं लिखेंगे, 7.4 लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते। 7.5 7.05 ही आ जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन 1 हो गया तुम्हारा ना। अकॉर्डिंग टू GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कह रहे हैं फॉर स्टीराइल डोएज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया यूज करेंगे प्रेपरेशन एंड फिलिंग्स के लिए। तो नॉर्मल रूम कंडीशंस क्लास C, A या D, तो यहाँ पर क्लास A वाला यूज करते हो, ग्रेड A यूज करेंगे बच्चों। कह रहा है GMP रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, GMP गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्टीराइल डोएज फॉर्म के लिए ग्रेड A क्रिटिकल जोन होता है फॉर हाई रिस्क ऑपरेशन, जहाँ पे प्रोडक्ट इज एक्सपोज, जैसे कि एसेप्टिक प्रेपरेशंस और फिलिंग के लिए हम ग्रेड A यूज करते हैं। दीज एरियाज मेंटेन अंडर यूनिट डायरेक्शन, यहाँ पर लैमिनार एयर फ्लो यूज होते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? हाईएस्ट लेवल ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल, मिनिमाइज रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। ओके, मेटल आयन इंडिकेटर कहाँ पर यूज करते हो भाई? एसिड बेस टाइट्रेशन में, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या कॉम्प्लेक्सोमेट्री। तो भाई कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में हम मेटल आयन इंडिकेटर्स को यूज कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है? देखो सिंगल स्टेप नहीं होती, सिंगल स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हो, ठीक है। सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री तो एक ही बात है, तो दोनों ही कट गए। 2 स्टेप, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप होती है, 2 स्टेप या 2 से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तुम्हारा मल्टी स्टेप रिएक्शंस आ गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बच्चों के, तो इनको नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहते हैं। इनमें सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, इसका मतलब ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है। ओके, कह रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी। फ्री रेडिकल के ऊपर देखो क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया, तो फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा एक शिफ्ट में बना हुआ था। यहाँ पे कह रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या है फ्री रेडिकल का? एंजाइम की एक्टिविटी को भाई बढ़ाते तो नहीं है ये, ऑक्सीडेटिव डैमेज करा देंगे सेल्स का, बिल्कुल करा देते हैं। प्रमोट सेल की रिपेयर, इंप्रूव डाइजेशन, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव डैमेज करा देंगे सेल्स का, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होता है। इन एक्सेस अगर ये ज़्यादा होते हैं, ये हार्म करा देते हैं बाय रिएक्टिंग विद एंड डैमेजिंग वाइटल सेलुलर कंपोनेंट, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, DNA, a process known as oxidative stress. Okay, this damage contribute to aging and a variety of chronic and degenerative disease including cancer, cardiovascular disease, neurodegenerative disorders. Okay, DNA लाइगेज, भाई लाइगेज का काम है जोड़ना, है ना। DNA लाइगेज हमने देखा था ATP को यूज करके जोड़ने का काम करता है हमारा लाइगेज, है ना, जिसमें आपका DNA लाइगेज आता है।
तो लाइगेज क्या करेगा, कट आउट डीएनए के फ्रेगमेंट को, कट आउट तो नहीं करेगा बच्चों, कट आउट फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। बाइंड स्टार्ट कोडोन से बाइंड भी नहीं होगा, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, लास्ट वाले स्टेप में यूज होता है जोड़ने के लिए। सील द कट आउट डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करेगा हमारा डीएनए लाइगेज जो होता है। कह रहे टाइप का एंजाइम फैसिलिटेट जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर बाय कैटलाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड। ओके, कह रहा हाउ डू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है चैनल सिलेक्शन फॉर कंट्रोल सब्सटेंस के लिए। कंट्रोल सब्सटेंस के लिए चैनल सिलेक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, है ना। कह रहा रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस्ड फार्मेसी, बिल्कुल सही बात है भाई। अलो अनरिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल नहीं। मैंडेट डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स या एनकरेज ऑनलाइन सेल्स, बिल्कुल नहीं बच्चों। कंट्रोल सब्सटेंस की बात हो रही है तो रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस्ड फार्मेसीज। ओके, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जो कंट्रोल्ड सब्सटेंस होते हैं कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज रजिस्टर्ड विद रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटिंग ओनली टू रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु देन सप्लाई रजिस्टर्ड फार्मेसीज हॉस्पिटल्स और प्रैक्टिशनर्स। ओके, इसमें क्या डाइवर्जन प्रिवेंट होता है। दिस गोल ऑफ दीज रेगुलेशंस टू प्रिवेंट डाइवर्जन फॉर इलिसिट यूज विच इज अचीव थ्रू ए क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्ट्रिंजेंट रिकॉर्ड कीपिंग एंड सिक्योरिटी मेजर्स, है ना। मैंडेटेड ओवरसाइट, एवरी स्टेप इन द सप्लाई चेन मस्ट बी ट्रैकेबल होना चाहिए एंड कंप्लायंट विद सिक्योरिटी लॉज। ओके, कह रहे कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का। देखो डाइप्रोटिक एसिड में तुम्हारा H2SO4 आता है बच्चों। यहाँ पर देखो मोलिकुलर मास तुम्हें दे दिया 98 ग्राम पर मोल। एसिड बेस स्टेटस में इक्विवेलेंट वेट निकाल दो इसका, है ना। तो डाइप्रोटिक एसिड है, इसका एन फैक्टर 2 आ जाएगा, है ना, H2SO4 का। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलिकुलर मास को हम डिवाइड करते हैं एन फैक्टर से जो कि इसका 2 है, तो इसमें 49 तुम्हारा आ जाएगा। ऑप्शन 4 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, कह हाँ बच्चों इतने ही क्वेश्चन हैं आज के। मैं 20 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन लेके आऊंगी तुम्हारे नेक्स्ट पार्ट में। ओके बच्चों।